सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आइए बेटा, आज मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आया हूं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये उसका पहले टॉपिक से मैं शुरुआत कर रहा हूं। लगभग इसमें 20 टॉपिक हैं, 20 से 22 टॉपिक, जो आपके पेपर में यूपी पुलिस, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस में काम करेंगे। खासतौर से यूपी पुलिस में पिछली बार 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आई थी, तो उसके हिसाब से मैं विशेष ये सीरीज लेके एक पूरी आया हूं। ये उसकी पहली क्लास है। ऐसी 20 क्लास में लगातार कल अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के प्रकार, भैया पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के प्रकार। तो अर्थशास्त्र के 3 प्रकार हैं। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? 3। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? 3। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। अगर आपसे नॉर्मली पूछे तो 3 प्रकार हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दे और आपसे पूछे बेटा अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये भी तो प्रकार ही है। वैश्विक संबंध के रूप में, वैश्विक संबंध मतलब विश्व के साथ संबंध के रूप में, वैश्विक संबंध के रूप में, तो बेटा 2 क्वेश्चन बन गए। अर्थव्यवस्था के प्रकार, यहां भी 3। यहां कितने प्रकार है? 3। ये नॉर्मल क्वेश्चन अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार है। लेकिन अगर आपसे पूछे वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो 2। कितने प्रकार हैं? 2। और विकास के आधार पर 3। विकास के आधार पर पूछे तो 3। ठीक है, अभी जब अलग अलग पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आएगा। पहले ये समझो भैया, आप क्या पढ़ा रहे हो। मैंने टॉपिक स्टार्ट करा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार है बेटा? अर्थव्यवस्था के 3। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? 3। ठीक है, पूरी दुनिया में। और अर्थव्यवस्था की जगह अगर अर्थशास्त्र कह देगा तो भी बदल जाएंगी चीजें, लेकिन यहां अर्थव्यवस्था समझिए। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के भैया कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। पहला पूंजीवादी, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित। भैया पूंजीवादी को समझाइए। पूंजीवादी को समझते बेटा, नाम से पता पड़ रही है पूंजी, जहां पे पैसा ज्यादा हो, जिस देश के पास पैसा ज्यादा होता है उन्हें पूंजीवादी में शामिल करा जाता है। लेकिन मैन पूंजीवादी क्या है उसे समझिए, जहां पे भैया सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दिया जाए, जहां पे सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ दिया जाए। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो बाजार के हाथों में छोड़ दिया जाए, है ना। मतलब कोई भी आदमी आओ, बाजार में पैसा लगाओ, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। सरकार क्या करेगी? उससे टैक्स लेगी, उसे लाइसेंस देगी। सरकार उससे टैक्स लेगी और उससे लाइसेंस देगी। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या भैया? क्या माल पैदा होना है, उत्पन्न होना है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या माल पैदा होना है, समझ गए ना। उत्पन्न होना मतलब पैदा होना। आप सब्जी बो रहे हो, आप पेन बना रहे हो, आप गाड़ी बना रहे हो, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं? उत्पन्न होना, है ना। क्या उत्पादन होना है, क्या उत्पादन होना है, कितना उत्पादन होना है। मतलब 2 गाड़ी बनानी है, 4 गाड़ी बनानी है, 4 पेन बनाने हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न होना है, क्या उत्पन्न होना है, कितना उत्पन्न होना है, कितना, और क्या उसकी कीमत रहनी है, क्या उसकी कीमत रहनी है। सरकार इन तीनों चीजों को बाजार पे छोड़ देती है। आप जानो क्या पैदा करोगे, आप जानो कितना बनाओगे, आप जानो उसकी कीमत क्या रखोगे। यानी कि मैं ये मार्कर बनाने की कंपनी खोलना चाहूं तो सरकार से एक परमिशन लूंगा और मार्कर बनाने चालू कर दूंगा। ठीक है, अब कितना बनाऊंगा, 10 बनाऊं, 5 बनाऊं, ये सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसकी कीमत क्या रखूं, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि सब कुछ किस पे छोड़ दिया गया? बाजार पे। बाजार पे कैसे छोड़ दिया गया? मैं तो इसे 100 रुपए का बेचूंगा, लेकिन बेटा एक बात तो बताओ, जब मैं 100 रुपए का बेचूंगा और मुझे 10 रुपए का बनता है, ये पढ़ने के बाद, बनने के बाद 10 रुपए का पड़ता है, तो दूसरी कंपनी भी तो इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए आएगी, वो भी तो मार्कर बनाएगी, वो भी तो 100 का बेच सकती है, लेकिन वो क्या करेगी? वो 50 का बेचेगी, तो मजबूरी में मुझे भी अपने रेट घटाने पड़ेंगे। फिर वो 30 का बेचेगी, मुझे भी रेट घटाने पड़ेंगे। तो बाजार में कंपटीशन जो होता है, जो प्रतियोगिता होती है, उसकी वजह से रेट संतुलित रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ने परमिशन दे दी तो आप 10 की चीज 100 में बेचोगे। हाँ बेच सकते हो अगर कोई चीज आप अकेले बना रहे हो और आदमियों को उसकी आवश्यकता है, व्यक्तियों को।
तो वो कितनी भी कीमत पे खरीदेंगे। लेकिन बाजार है, जैसे परमिशन आपको मिलेगी तो किसी और को भी तो मिल सकती है, तो उस चीज को वो भी बनाएगा, आप भी बनाओगे। तो बेटा यहां वही समझने की बात है, क्या उत्पन्न होना है, कितना उत्पन्न होना है, और क्या कीमत रखनी है किसी वस्तु की, ये सब चीज सरकार बाजार पे छोड़ देती है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों पे छोड़ देती है। सीधे वर्डों में कहूं तो बेटा, ठीक है, क्या उत्पन्न होना है, कितना उत्पन्न होना है, और क्या कीमत रहनी है, ये सब कुछ कौन तय करता है? बाजार। ये सब कुछ कौन तय करता है बेटा? बाजार तय करता है। बाजार तय करता है, तो इसीलिए बेटा इसके दो नाम भी हैं, उन नाम को सुनते हैं बेटा, समझिए जरा मेरी बात, ठीक है। तो क्या नाम है उनके, इस पर चर्चा करते हैं बेटा। बाजार पे सब कुछ छोड़ दिया तो इसे कहते हैं मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति बहुत बार आ जाता है पेपर में, ठीक है। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार नीति कौन सी है? मुक्त बाजार नीति, तो आप क्या कहोगे बेटा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार नीति कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार नीति कहा जाता है। दूसरा, कोई भी आदमी अपना पैसा इस कंपनी में लगा सकता, मार्केट में लगा सकता, इसीलिए इसे खुली बाजार नीति भी कहते हैं। खुली बाजार नीति। तो बेटा मुक्त बाजार नीति किसका नाम हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और खुली बाजार नीति भी किसका नाम हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसा ज्यादातर किस देशों में होता है? जहां पैसा ज्यादा होता है, सैलरी ज्यादा होती है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। तो भैया कुछ उदाहरण बताइए इसके। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है बेटा? पूंजीवादी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी। अमेरिका के बराबर में कनाडा, उसकी भी पूंजीवादी। अमेरिका, कनाडा, जापान की पूंजीवादी, फ्रांस की पूंजीवादी, ब्रिटेन की पूंजीवादी। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं बेटा, ठीक है। इसकी जगह और लिख लो बेटा, पोलैंड लिख लो, ठीक है। पुर्तगाल लिख लो, पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, ठीक है। इंडोनेशिया नहीं, स्विट्जरलैंड। इन देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है बेटा? पूंजीवादी। अमेरिका की, जापान की, फ्रांस की, ठीक है, ब्रिटेन की, पोलैंड की, इजराइल की, कनाडा की, पुर्तगाल की, पोलैंड की, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी। ऑस्ट्रेलिया की कैसी है बेटा? पूंजीवादी। यूरोप के तो ज्यादातर देश पूंजीवादी में ही आएंगे, पूंजीवादी में। तो भैया पूंजीवादी समझ में आ गया, क्या उत्पन्न होना है, कितना उत्पन्न होना है, क्या कीमत रहनी है, सब कुछ बाजार तय करता है। सब कुछ मतलब कंपनियों पे छोड़ दिया जाता है। तो भैया साम्यवादी क्या है? साम्यवादी का दूसरा नाम है राज्यवादी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? राज्यवादी। ठीक है। अब समाजवादी को सोशलिज्म भी कहते हैं, तो ये सोशलिस्ट भी है। अच्छा जी, तीसरा एक और नाम इसे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं थोड़ा तानाशाही टाइप है, तानाशाह देश है। तो बेटा इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डरवादी, यानी कि जो सरकार ने ऑर्डर करा वो ही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या उत्पन्न होना है? सेम, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या उत्पन्न होना है, कितना उत्पन्न होना है, मतलब कितने मार्कर बनने हैं, और क्या उनकी कीमत रहनी है, ये तीनों चीजें सरकार तय करेगी। पूंजीवादी में बाजार तय करेगा और साम्यवादी में सरकार तय करेगी, सरकार। तो समझ गए, थोड़ा सा ही चेंज है। पूंजीवादी में क्या कीमत रहनी है, कितनी कीमत रहनी है, क्या उसका मूल्य रहना है, सब चीजें कौन तय करेगा? बाजार तय करता है। और इसमें सब कुछ सरकार तय करती है। भैया इसके भी दो चार उदाहरण बताइए। रूस साम्यवादी का उदाहरण है, ठीक है। चीन साम्यवादी का उदाहरण है। दक्षिण कोरिया बेटा से ज्यादा उत्तर कोरिया, किम जोंग, ये ज्यादा है। उत्तर कोरिया, ये जो देश हैं, ये सरकार जो है, उत्तर कोरिया तो आयात निर्यात भी बंद रखता है, आयात निर्यात बंद रखता है।
वैश्विक संबंध में आपको मैं बताऊंगा आयात निर्यात बंद क्या है। तो उत्तर कोरिया को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया अगर आपसे पूछे इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कैसा आएगा वहां तक पहुंचने देना, तो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण भी होगा। ठीक है, अच्छा भैया समझ में आया। रूस, चीन और उत्तरी कोरिया किसका उदाहरण है बेटा? ये साम्यवादी का उदाहरण है। मतलब यहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। समझ गए बेटा, सरकार के नियंत्रण में होता है। अच्छा जी, तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया बेटा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझिए बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला हुआ रूप। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिला हुआ रूप, मतलब कुछ चीजों पर पूरी तरह से खुला नियंत्रण है, बाजार का छोड़ दिया, आप कुछ भी करो बेटा। परचूने की दुकान है, कोई भी खोलो लाइसेंस लेके, है ना। परचूने की दुकान कोई भी खोल सकता है ना। भारत को इसका उदाहरण मानते हैं, चलो पूंजीवादी। ठीक है, क्योंकि हम भारत में हैं, हमें जल्दी समझ में आएगा। अगर किसी को परचूने की दुकान खोलनी है तो क्या डीएम से परमिशन लेकर आनी पड़ेगी? पहले सबसे परमिशन लेते डोलोगे क्या? इतना ज्यादा नहीं करना। लेकिन तो वो क्या हो गया बेटा, भारत में परचूने की दुकान किसकी तरह होगी? पूंजीवादी की तरह। किसी पर पैसा हो वो इन्वेस्ट करो और दुकान चलाओ। लेकिन अगर भारत में हथियार बनाने की कंपनी खोलनी है, अभी हमने फ्रांस से जब राफेल खरीदे थे तो वो सरकार से नहीं खरीदे थे, दासोल्ट कंपनी, मैंने पढ़ाया था ना करंट में, दासोल्ट कंपनी से। तो फ्रांस में हथियार बनाने की भी, मैंने बताया ना फ्रांस किसका उदाहरण? पूंजीवादी। तो फ्रांस में हथियार बनाने की आजादी भी प्राइवेट कंपनी को है, दासोल्ट, जिससे हमने राफेल खरीदे। फ्रांस देश से नहीं खरीदे हमने, इसकी सरकार से। हमने एक कंपनी है वहां दासोल्ट जो राफेल बनाती है, लड़ाकू विमान, उससे खरीदे हैं, है ना। तो मतलब अगर हमारे देश में हम लड़ाकू विमान बनाने की कंपनी खोल लें तो क्या सरकार चलाने देगी? आप समझो, हथियार बनाने लग जाए हम अपने घर, है ना, समझ रहे नहीं, तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं बाजार के तौर पे, बाजार व्यवस्था संभाले, और कुछ चीजें सरकार के तौर पे अपने कंट्रोल में ली जाती हैं। तो दोनों का मिला जुला रूप हो गया, नहीं हो गया बेटा, है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। ये समझना जरा, निजी मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक मतलब सरकारी, जो सबके लिए है। जैसे एचडीएफसी बैंक है ना, अब उसमें शेयर लग गए, वो सार्वजनिक हो गया, ठीक है। लेकिन गौरव भैया क्लासेस, तो ये किसी अगर व्यक्ति से कोई चला रहा है तो व्यक्तिगत हो गया, और इसमें सबके पैसे लगवा दूं मैं, आओ भी मेरे साथ साझी हो जाओ। भैया ऐसे कैसे साझी हो सकते हैं? जैसे आप रिलायंस के शेयर खरीदते हो, आप जियो के शेयर खरीदते हो, आप टाटा के शेयर खरीदते हो, तो आप उनके सह मालिक बन गए, है ना। जितने ज्यादा शेयर खरीदते जाओगे उतने ज्यादा मालिकाना हक बढ़ता जाएगा। भाई सपोज करो 100 बीघे जमीन है, आपने मिलकर खरीदी 10 जनों ने, है ना। एक के पास 50 बीघे है, 51 बीघे है, और औरों के पास क्या 5 बीघे, किसी के पास 4 बीघे, इस तरीके से है। अब जब बेचने की बारी आएगी तो सबसे पहले किसकी सलाह मानी जाएगी? बड़े की, भैया चल यार बिकवा, है ना। तो छोटे छोटे की नहीं मानी जाती। तो वही चीज यहां पे है बेटा, ठीक है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक, सार्वजनिक जो सबका है, सार्वजनिक जो सबका, जैसे सरकारी स्कूल कोई ले लीजिए आप, उस पर सबका अधिकार है। एसबीआई बैंक सबका अधिकार है, पीएनबी बैंक सबका अधिकार है, भैया उसमें सबका पैसा लगा हुआ है, उसमें देश की टैक्स की संपत्ति लगी हुई है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, दोनों का मिला जुला रूप, ठीक है। फिर दोबारा बोलो मेरे साथ, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भैया निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, दोनों का साथ साथ मालिकाना हक हमारे देश में चलता है। इसके उदाहरण बताओ बेटा। भारत के पड़ोस में चीन को छोड़ दो, चीन को क्यों छोड़ दो? चीन आ गया हमारा साम्यवादी में। उसके अलावा जितने भी पड़ोसी हैं भारत के बराबर में, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब किसका उदाहरण हो गए बेटा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। किसका उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। उम्मीद करता हूं बेटो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार हल्का सा रिवीजन करवाता हूं। भैया अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित।
पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, क्या माल उत्पन्न होना है, कितना माल उत्पन्न होना है, यानी कितना बनना है, क्या कीमत रहनी है, तीनों चीजें सरकार बाजार पे छोड़ देती है। साम्यवादी में क्या उत्पन्न होना है, कितना उत्पन्न होना है, क्या कीमत रहनी है, सब कुछ सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। और मिश्रित दोनों का मिलाजुला रूप है, मिश्रित दोनों का मिलाजुला रूप है। अभी भैया अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए अर्थव्यवस्था के प्रकार तो हमने कवर करा। अगर पूछ ले बेटा वैश्विक संबंध मतलब विश्व के साथ संबंध, विश्व के साथ संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो बेटा इससे क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट आता, इतना डीपली घुमा के नहीं पूछेगा। ये देखे कैसे आता, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बुक में भी दे रखे हैं, पर ये कंसेप्ट समझना जरूरी है क्या। देखो बेटा अर्थव्यवस्था के प्रकार ये रहे, अर्थव्यवस्था के प्रकार ये रहे, लेकिन ये वाले प्रकार जो है ये है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंध, वैश्विक मतलब विश्व, विश्व के साथ संबंध, विश्व के साथ संबंध के आधार पर दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है बेटा, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक खुली अर्थव्यवस्था। ये दोनों अर्थव्यवस्था किसके आधार पर है, वैश्विक संबंध, यानी कि एक दूसरे के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। देखो बेटा एक दूसरे के साथ संबंध के आधार पर अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, एक है बंद अर्थव्यवस्था, एक है खुली, एक है बंद, एक है खुली। तो भैया पहले समझाओ तो सही क्या है बंद, क्या है खुली। देखो बेटा दो देश का उदाहरण लेता हूं मैं, भारत और आप ले लीजिए अभी हमने फ्रांस से खरीदा था यार, ठीक है। अभी मैंने एक पॉइंट पढ़ाया, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे, किस देश से खरीदे मतलब फ्रांस से खरीदे। भैया अभी तो आपने बताई थी, किससे खरीदे, फ्रांस से। अरे भैया यही तो बात मैं समझाने चाह रहा हूं, अगर भारत अपने देश में कोई माल बेच रहा है, अपने देश में कोई माल खरीद रहा, देश के अंदर रहकर अपने देश का माल अपने देश के अंदर खरीद बेच रहा है, उसे कहते हैं क्रय विक्रय। मतलब मैंने 2 रुपए का पेन खरीदा दुकान से जाके तो ये क्रय है, और 2 रुपए का पेन बेचा ये विक्रय है। खरीदने को क्रय, बेचने को विक्रय कहते हैं। तो क्रय और विक्रय समझ में आया। पर ये कैसा माल होगा, देश की सीमा के अंदर देश का माल खरीद रहे हैं। अच्छा देश की सीमा के अंदर हम विदेश का माल भी खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हम देश नहीं हम, तो वो क्रय विक्रय कहलाएगा। लेकिन अगर एक देश दूसरे देश से कोई माल खरीदता है, या एक व्यक्ति कोई माल दूसरे देश से खरीद के मंगाता है, सपोज करो ये मार्कर मैंने खरीदा किसी दुकान से और ये भारत में ही बन रहा है, और उस दुकान वाले ने भारत से खरीदा है, ये मतलब भारत की किसी कंपनी से खरीदा जो भारत में बना रही है। हो सकता है कोई विदेशी कंपनी भी है जो भारत में बना रही है, बस बना भारत में ही रही हो, उसने इससे खरीदा और हमें बेच दिया, तो ये कोई विदेश से लेना देना नहीं है भैया, वो कंपनी भारत के अंदर है, चाहे देश की है चाहे विदेश की है, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन अगर भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है, उसे कहते हैं आयात, उसे क्रय नहीं कहते, उसे कहते हैं आयात। दूसरे देश से माल खरीदना, चाहे कोई व्यक्ति मंगा रहा है, अगर मैं भी कोई सपोज करो कोई मशीन इंडिया में नहीं बननी और मैं उसे अमेरिका से मंगा रहा हूं, तो वो आयात कहलाएगा। दूसरे माल मंगाना क्या कहलाता है, आयात। दूसरे देश से माल मंगाना आयात, और दूसरे देश को माल बेचना निर्यात। 2 वर्ड याद रखना बेटा, क्रय विक्रय क्या है, अपने देश के अंदर रह के माल खरीदना या बेचना, है ना अपने। और भैया क्या पता मैं इंडिया में रहकर अमेरिका से माल खरीद रहा हूं, अरे भैया ये विदेश का मामला नहीं हो गया क्या, मैं कह रहा हूं भारत के अंदर भारत से ही सामान खरीद रहे हो तो क्रय विक्रय आएगा। लेकिन अगर किसी देश में दूसरे देश से माल मंगाया जा रहा है, चाहे वो सरकार द्वारा मंगाया जाए चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा मंगाया जाए, उसे आयात कहेंगे। उस पर आयात कर लगता है, उस पर आयात कर लगता, टैक्स देना पड़ता है सरकार को, है ना। हाँ बेटा, और अगर दूसरे देश को माल बेच रहे हैं तो उसे कहते हैं निर्यात, उसे कहते हैं निर्यात। तो आयात और निर्यात समझ में आया। अब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब समझिए, बंद का, बंद अर्थव्यवस्था, अगर कोई देश किसी देश से मतलब ही ना रखे, किसी देश से मतलब ही ना रखे, क्या कहे, ना मैं किसी देश को माल बेच रहा ना मैं किसी देश से माल खरीद रहा, मतलब ना तो वो आयात कर रहा ना वो निर्यात कर रहा,
तो आयात और निर्यात पर उसने पाबंदी लगा दी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया बंद अर्थव्यवस्था क्या? भैया जब कोई देश अपने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे, जब कोई देश अपने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भैया ये खुली अर्थव्यवस्था क्या है? जब कोई देश अपने देश में आयात निर्यात को पूरी तरह से खोल दे, आयात निर्यात को पूरी तरह से खोल दे और विदेशी कंपनियों से कहे आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, तो उसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, उसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। अच्छा भैया अभी आपने पढ़ाया भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मैंने तीनों में से बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित। अगर मैं यहां पूछने लगूं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भैया भारत की अर्थव्यवस्था खुली, भारत आयात निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाता। तो भारत की व्यवस्था कैसी है? खुली। आयात निर्यात पर कैसी व्यवस्था है बेटा? खुली। भारत की खुली अर्थव्यवस्था है। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली। अच्छा बंद का भी कोई उदाहरण बताना भैया। बंद का मैंने बताया उत्तर कोरिया। कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बंद अर्थव्यवस्था। ना वो कुछ खरीदता है और ना वो अपना कुछ दूसरे देश को बेचता है, वो ऐसा पसंद नहीं करता, तो उसकी अर्थव्यवस्था को कैसी कहोगे? बंद अर्थव्यवस्था। बेटा अर्थव्यवस्था के ये वाले प्रकार समझ में आए? अर्थव्यवस्था के ये वाले प्रकार समझ में आए? दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरी बात करते हैं बेटा, जरा थोड़ा सा जगह बना लेते हैं बेटा पढ़ाई के लिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से। हपड़ा दपड़ी नहीं कर रहा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था। भैया अर्थव्यवस्था का एक तरीका बताया ये, एक तरीका बताया ये। भैया हमने तो एक तरीके के क्वेश्चन और देखे। विकसित देश बन गया, विकासशील देश हो गया, ये भी तो सुना है ना तुमने। तो उसे क्या कहते हैं? विकास के आधार पर। थोड़ी जगह बना लेता हूं बेटा, यहां यहीं पढ़ा देता हूं आपको, है ना। ये लो, ठीक है, विकास के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? विकास के आधार पर। विकास, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है भैया। कितने प्रकार हैं? 3। विकास के आधार पर कितने प्रकार हैं? 3। पहला अविकसित, अविकसित। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। पहला अविकसित, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था हो गई बेटा, विकसित और विकासशील। पहले देखते हैं अविकसित। अविकसित मतलब, अविकसित भैया जिसमें, अविकसित मतलब जिसमें बेटा टेक्नोलॉजी के मामले में भी देश पीछे हो, मतलब अपने देश में चीजों का निर्माण ना कर पाता हो। दवा बनानी है दूसरे देश पे निर्भर है, सड़क बनानी है दूसरे देश से मशीन आएगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के मामले में तो पीछे है ही है, साथ में उस देश के अंदर भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन जो होते हैं बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? भौतिक संसाधन, उनकी भी कमी होती है। ठीक है, तो 2 चीजों की कमी यहां होती है, पहला टेक्नोलॉजी की, दूसरा भौतिक संसाधन की, और तीसरा उन भौतिक संसाधनों के उपयोग की। ठीक है, उन भौतिक संसाधनों। अब सपोज करो नेपाल में तेल के कुएं निकल जाएं, नेपाल में तेल के कुएं निकल जाएं, नहीं है ना नेपाल में तेल के कुएं, लेकिन मैं कह रहा हूं तेल के कुएं निकल जाएं। अब उन्हें बेचारे को फिल्टर कैसे करेगा, तेल को साफ कैसे करेगा? तो अब इसे क्या, किसी जिस देश में पहले से तेल निकलने उसकी मदद लेनी पड़ेगी, उसकी हेल्प करेगा, मांगेगा कि भैया हमारे यहां तेल निकला, आप यहां पर रिफाइनरी लगाओ। भाई भारत में भी तो रिफाइनरी लगी हुई है ना तेल की, मुंबई, मथुरा, हमारे आसपास तो ये मथुरा ही पड़ती है रिफाइनरी सबसे पास। तो बेटा वहां पे क्या होता है, जो तेल आता है, कच्चा तेल जो धरती से निकलता है, उसे अलग अलग करा जाता है। उसी में से पेट्रोल निकलता है, उसी में से डीजल निकलता है, उसी में से मिट्टी का तेल निकलता है, तो उन्हें रिफाइन करा जाता है ना। लेकिन नेपाल में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए, अविकसित देश मतलब भौतिक संसाधनों की कमी है और उनका प्रयोग करने की भी कमी है, इस कारण ये पिछड़ जाते हैं, इस कारण ये पिछड़े हुए देश है बेटा। ठीक है, विकासशील, भारत की गिनती अब तो कह रहे हैं अविकसित की तरफ भारत जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम तो अभी भैया सच्चे भारतीय हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, तो विकासशील में गिनो।
तो बेटा भारत की गिनती किसमें होती है? विकासशील। तो भैया जब आपने अविकसित बताया तो विकासशील भी बताओ। बेटा जहां पे कुछ चीजों में हम आत्मनिर्भर होने लगे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और कृषि पर डिपेंडेंस कम हो रही है, विकासशील क्या है? विकासशील जो विकसित देश की तरफ अग्रसर है, विकासशील जो विकसित देश की तरफ अग्रसर है। अब ये विकसित देश क्या होते हैं? अपने भौतिक संसाधन है, अपने भौतिक संसाधनों को प्रयोग करने की मशीनरी और टेक्नोलॉजी है, तो ये दूसरे देशों पर कम निर्भर रहते हैं, ये दूसरे देशों में कम निर्भर रहते हैं। जैसे अभी हमने भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, हमने अपने भी बनाए तेजस। तेजस क्या है? हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, है ना? तो हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की की तरफ अग्रसर हैं। तो जो देश तरक्की की तरफ अग्रसर हो, टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा हो रहा हो और कृषि पर डिपेंडेंट घट रही हो, कृषि से घट रही हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? विकासशील देश। और विकसित जिनके अपने भौतिक संसाधनों हैं और उनको प्रयोग करना अच्छे से आता है। ये वाला टॉपिक क्लियर, ये वाला टॉपिक क्लियर, ये वाला टॉपिक क्लियर। अब इसमें एक टॉपिक बचता अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएं। ये मैंने साथ के साथ इसलिए लपेट दिया, ये प्रकार पढ़ाए जो आपको पढ़ाए, तीनों क्या है? प्रकार। अब पढ़ा रहा हूं शाखा। आपने सुना होगा मिनी माइक्रो, है ना? तो मिनी कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है? दो होते हैं। मिनी की जगह क्या होता है? वो एक होता है मैक्रो और मिनी की जगह होता है माइक्रो। मिनी नहीं होता, उसे कहते हैं माइक्रो, ठीक है? मैक्रो, इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्तिगत का मतलब क्या है बेटा? बेटे इंग्लिश में नाम क्या गलत कर दिए बच्ची ने। देखो बेटा अभी करते हैं जरा, कोई बात नहीं, रफ कर देते हैं, गलती को सुधारते हैं, टीचर का काम ये है, चेलों को सुधारना है। आगे देखो इधर बेटा, माइक्रो इकोनॉमी और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म किसको कहते हैं? छोटे को। तो ये क्या होगी बेटा? मिनी वाली, ठीक है? माइक्रो, ठीक है? अब ये लिख दिया इधर इधर, तो ये नाम ही पूरा चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सूक्ष्म नहीं है। एक बता दो सूक्ष्म कौन सी होती है? ठीक है, तो माइक्रो इधर कर देता हूं मैं और मैक्रो इधर कर देता हूं। अब समझ में आ गया होगा? माइक्रो इधर कर दिया, मैक्रो इधर कर दिया। भैया इधर समझाइए सूक्ष्म वाली को, पहले सूक्ष्म को समझाइए। सूक्ष्म को समझाता हूं बेटा। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी की निजी कंपनी है, तो क्या वो पूरे देश का मामला है क्या? छोटी सी कंपनी है, अगर कोई दुकान चला रहा है 1,00,000 2,00,000 की, 5,00,000 की, क्या उससे देश की इकोनॉमिक्स का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऐसी इकोनॉमिक्स का अध्ययन जो करा जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक में करा जाता है, माइक्रो में, छोटे लेवल पर। कोई कंपनी है, कोई व्यक्तिगत इनकम के स्रोत हैं, ऐसी चीजों का अध्ययन इसमें करेंगे। परिवार है, परिवार की इनकम है, तो ये क्या है? छोटे मामले हैं। लेकिन अगर दो देशों के बीच मामला, जैसा पूरे देश का मामला, सरकार ने कोई योजना बनाई, पूरे देश को प्रभावित कर दिया, राष्ट्र को, या पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। पूरी दुनिया को भैया कैसे प्रभावित कर देगा एक देश? भैया तेल के देश सारे मिलके, तेल के देश मिलके और तेल के रेट डबल कर दें, पेट्रोल के रेट को क्या कहें? कच्चा माल महंगा देंगे हम, तो सीधी सी बात है जहां जो भी उससे तेल खरीदता है देश, वहां पे भी फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो मामले आते हैं वो मैक्रो के आते हैं, ठीक है? तो शाखा कितनी है? 2। शाखा कितनी है? 2 शाखा में एक सूक्ष्म है और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमी। ये माइक्रो और ये मैक्रो, ठीक है बेटा? अच्छा भैया ये टॉपिक हो गया, ये हो गया। शाखा 2 है, मिनी मतलब माइक्रो और लॉन्ग मतलब मैक्रो। ये पूरे देश को प्रभावित करेगी या एक से अधिक देशों को प्रभावित करेगी, एक से ज्यादा देशों को। ये एक परिवार, एक कंपनी या एक फर्म, उन्हें प्रभावित करेगी। ये रहा बेटा, एक फर्म है, कोई परिवार है, कोई विशेष व्यक्ति है, ठीक है? उन्हें प्रभावित करेगी। व्यक्ति विशेष को प्रभावित करेगी बेटा, व्यक्ति विशेष को।
1 2 3 4, ये पहला कंसेप्ट था, ये आपका खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में आपकी वीडियो डलेगी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है बेटा, धन्यवाद।